हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे मानव प्रजनन, और मानव प्रजनन में हमने निषेचन तक की बात अपने पिछली क्लास में कर ली थी। निषेचन के बाद एक फीमेल के अंदर कैसे सगर्भता होती है, प्रेगनेंसी कैसे हो जाती है, उसके बारे में हमें आज सीखना है। हम लोगों ने बेटा पिछली क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे भ्रूणीय परिवर्धन, तो वहां पे भ्रूण के बारे में पढ़ा था कि भ्रूण मारुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला स्टेज में आती है ना। हमने ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में बोला था कि अंतररोपण हो जाता है। आज हम उस अंतररोपण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और अंतररोपण की प्रक्रिया को पूर्ण करके ये देखेंगे कि एक फीमेल, एक मादा के अंदर कैसे सगर्भता होती है और कैसे उसका बेबी पेट के अंदर डेवलप होता है। तो आओ बच्चों, सुनते हैं अंतररोपण की कहानी। अंतररोपण इम्प्लांटेशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भ्रूण का जब विकास होता है तो भ्रूणीय विकास में भ्रूण विकास में 3 क्रम थे। सिखाया था आपको, सबसे पहले आएगा मारुला, मारुला के बाद दूसरे नंबर पे आता था ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद तीसरे नंबर पे आता है गैस्ट्रुला। मारुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, ये 3 स्टेज आती है। क्लियर है बच्चे? ब्लास्टुला की स्टेज में अगर आपको याद है तो पिछले क्लास में सिखाया था कि ब्लास्टुला की स्टेज में अंतररोपण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब ये अंतररोपण होता कैसे है, अगर आपको ये याद है तो हमने बात की थी कि ब्लास्टुला में जब हम देखते हैं भ्रूण को, तो ब्लास्टुला के कंडीशन में भ्रूण कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जहां पे भ्रूण के अंदर एक कैविटी दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, और चारों तरफ कोशिकाओं का एक लेयर है, एक समूह है। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। यस और नो? ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील की गुहा। जो चारों तरफ कोशिकाओं की परत है, ये कोशिकाओं की परत कही जाती है कोरकपोश, और बीच में यहां पे जो कोशिकाएं हैं इन्हें हम बोलते हैं अंतःकोशिकीय पिंड, इनर सेल मास। यस और नो? ये बात हम लोगों ने बच्चे पिछली क्लास में पूरा कर लिया था। जब ये इस कंडीशन में इसका अंतररोपण होता है, तो अंतररोपण में क्या होता है आइए आपको सिखाता हूं। आपको याद है कि गर्भाशय के अंदर अंतररोपण होना है। यहां से निषेचित अंड कोशिका, निषेचित अंड कोशिका, मैं 2n लिख रहा हूं, जाइगोट बना था, जहां पे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे कोशिकाएं बनती बनती ये यहां पे आ जाती है। जब ये यहाँ पे आती है तो आपको पता है यहाँ पे अगर प्रजनन होना है, प्रजनन की क्रिया संपन्न करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा और बड़ा बनाओ ताकि दिखा पाऊं। यहाँ पे जो मांस होगा, जो अंदर की पट्टी होगी एंडोमेट्रियम की, वो कैसी है? बहुत मोटी। कैसी होगी? बहुत मोटी। ये घूमते घूमते जब यहाँ आती है, ये मतलब भ्रूण, परिवर्तित भ्रूण जब यहाँ आता है और यहाँ आके ये पहुंचता है इस जगह पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पता है बाहर की लेयर ऐसी है, जो लेयर क्या होगी? इसके साथ जुड़ेगी। यस और नो? और यहाँ पे है इनर सेल मास। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कौन सा लेयर अंतररोपण में उपयोग में आ रहा है,
कौन सी सतह अंतरोपण में आ रही है? तो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर। गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? ब्लास्टोसिस्ट इसके संपर्क में आता है। क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट इसके संपर्क में आता है। जैसे इसके संपर्क में आता है तो कोश पूरक कोशिकाएं उंगली नुमा संरचनाएं, कैसी? उंगली नुमा संरचनाएं गर्भाशय की दीवार की तरफ बनाते हैं। गर्भाशय की दीवार की तरफ क्या करते हैं? उंगली नुमा संरचनाएं बनाते हैं। जरा देखो, यहां पे इनर सेल मास है और ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स है। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर ये इसके अंदर ऐसे उंगली नुमा संरचनाएं बनाने लगती है, जिसे हम जरायु अंकुरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? जरायु अंकुरक, या इसे कोरियोनिक विलाई भी बोला जाता है। जरायु अंकुरक या कोरियोनिक विलाई। तो यहां पे पहले तो आके चिपक गया, अब इसके अंदर क्या बना रहा है? ये विलाई बना रहा है। तो देखो कैसी संरचना बनेगी। अगर ये मैं एक गर्भाशय की दीवार मान लूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर ऐसी उंगली नुमा संरचना ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनाने लगी। क्लियर बच्चे? कौन बनाने लगा? ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर। और यहां पे अंतर सेल मास बनेगा। ध्यान से देखना, जरायु अंकुरण। और ये जरायु अंकुरण कहां हो रहा है? गर्भाशय के अंदर की दीवार में। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था गर्भाशय की अंदर की दीवार हाईली वेस्कुलर है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड सप्लाई है, यस और नो। और जैसे ही ये अंदर की दीवार में आता है, अंदर की दीवार में यहाँ पे ये हाईली वेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई अधिक है, यहाँ पे रक्त स्रोत पर्याप्त मात्रा में है। ये यहाँ से पोषण लेने लगता है। क्या लगता है बच्चा? यहाँ से पोषण लेने लगता है। साथ ही जैसे जैसे ये यहाँ पे जाता है, अंडाशय या गर्भाशय की ये दीवार टूटती जाती है। यहाँ पे भी तोड़ा होगा, ये भी टूटी और ये भी टूटी, और टूट के ये जो दीवार यहाँ से निकली है, ये इसको ऊपर से यहाँ से आच्छादित करने के लिए, यहाँ से क्या कर लेती है? इसको आच्छादित करने लगती है, घेरने लगती है। धीरे 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 तीसरे दिन लगभग ये यहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ पे गर्भाशय की दीवार में इसका आंतराच्छादन भी हो जाता है। इस कैविटी के अंदर ये कोशिका, ये हमारी विलाई जो बन रही थी, ये उंगली नुमा कैसे, अच्छा सॉरी, ये इनर सेल मास यहाँ पे
ये पूर्णतः आच्छादित होके अंदर चली जाती है। ये कहाँ आ जाती है? अंदर चली जाती है। यहाँ पे इसका गर्भाशय के अंदर आना, ये प्रक्रिया कहलाती है अंतररोपण। क्या कहलाती है? अंतररोपण। तो क्या होता है कि ऐसे से ऐसा हो गया, ध्यान देना। पहले ये इसके अंदर उंगली नुमा जरायुजु अंकुरक बनाता है और इसका जो जरायुजु अंकुरक है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसता जाता है और यहाँ पे जो रक्त स्रोत है, इस रक्त स्रोत से पोषण लेना शुरू करता है। यस और नो? पोषण लेते लेते यहाँ पे धीरे धीरे जब ये आगे जाता है तो प्रॉपर यहाँ पे दोनों का, जैसे आप देख रहे हो तो एक उंगली अगर इसकी आ रही है तो दूसरी उंगली, चलो एक स्पष्टीकरण के लिए, सॉरी, अगर यहाँ से एक उंगली इसकी आ रही है तो बीच में देखो ब्लड सप्लाई भी है। यस और नो? तो इसके बीच में रक्त व इसके बीच में उंगली नुमा ऐसा संरचना, उंगली नुमा कनेक्शन बन जाता है। यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जब ये ऐसे बन जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? अंतरांगुली युक्त। दोनों की ऐसा लगता है कि उंगलियां आपस में ऐसे उलझ गई हैं और ये इसके साथ जुड़ जाता है और ये जहां पे जुड़ता है यहीं पे इसी जगह पे अपरा या प्लेसेंटा बोला जाता है। ब्लड के साथ इस भ्रूण का पूरा कनेक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? इस भ्रूण का पूरा कनेक्शन बन जाता है। तो अभी ये जो कनेक्शन बनना शुरू हुआ है वो किस स्टेज में हुआ है? ये शुरू हुआ है ब्लास्टोसिस्ट के फेज में। ये ब्लास्टोसिस्ट आके यहाँ पे जुड़ रहा है। यस और नो? ब्लास्टोसिस्ट के फेज में शुरू हुआ है। ब्लास्टोसिस्ट आके यहाँ पे क्या हुआ? जुड़ गया, उंगली युक्त संरचना बन गई, प्लेसेंटा बन गया। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, जब ये प्लेसेंटा क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लेसेंटा का। हम लोग टेंट है अपरा या प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या करता है? ये अपरा क्या करता है? ये अपरा भ्रूण व मादा के बीच रक्त संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है बच्चे? रक्त संबंध स्थापित करता है। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। यस और नो? भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण रक्त की सप्लाई, रक्त की सप्लाई नहीं, पूर्ति लिखेंगे ना हिंदी, रक्त की पूर्ति, ऑक्सीजन की पूर्ति, भ्रूण के विकास के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं, चाहे वो रक्त की पूर्ति हो, ऑक्सीजन की पूर्ति हो या भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन, इसी अपरा की सहायता से होता है। इसी अपरा की यही प्लेसेंटा क्या कर रही है? यही प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई दे रही है, रक्त पहुंचा रही है और रक्त के साथ साथ पोषण, ऑक्सीजन, उस बच्चे के विकास के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो सब यहां से ही उस बच्चे तक पहुंचाया जा रहा है। स्पष्ट है? और उस बच्चे के अंदर उसके अपनी उपापचयी अभिक्रियाओं के द्वारा
जो भी अपशिष्ट पदार्थ बने हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम भी प्लेसेंटा के द्वारा यहीं से। तो मदर और बेबी में, माँ और बच्चे में एक कनेक्शन बन गया है और उस कनेक्शन को ये मेंटेन करके जो अपरा है, ये दोनों के अंदर दो बच्चे का सीधा संबंध मादा के साथ कर रही है। और वहां से जब ये खाना पीना आने लगता है, पोषण आने लगता है, तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट अपने अगले स्टेज पे जाती है जिसे हम गैस्ट्रुला स्टेज बोलते हैं। यस और नो? पोषण प्राप्त करके पोषण की पूर्ति से भ्रूणीय विकास आगे बढ़ता है तथा मारुला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला स्टेज में चला जाता है। गैस्ट्रुला अवस्था में चला जाता है। कहां चला जाता है? ये गैस्ट्रुला की अवस्था। अब जरा देखिए गैस्ट्रुला में क्या हो रहा है, समझिएगा गैस्ट्रुला में क्या हो। ये जो प्लेसेंटल कनेक्शन बन गया है भ्रूण के साथ, ये यहां पे जो इनर सेल मास रह गई थी, अंतःकोशिकी पिंड में यहां पे विभाजन होता है। यहां पे विभाजन होता है और एक लेयर बनती है। एक लेयर का फॉर्मेशन होता है और इस लेयर्स ये लेयर धीरे धीरे विभाजित होकर पूरा एक आवरण बना देती है। इसी अंदर कोशिकी की यहां पे विभाजन से एक परतीय है ना, एक चीज बताना है आपको। पहले ये परतीय कोशिकाएं बनाती है, मतलब लैमिनर सेल एक साथ एक ऐसी लेयर बना देती है, सतह। फिर इस सतह के अंदर विभाजन और होता है और यहां से दो प्रकार की कोशिकाएं, यही कोशिका विभाजित हो रही है, एक ऐसी बना दी और एक नीचे ऐसी, ऐसा में एक ऐसी और एक ऐसी। ऊपर वाले को बोलते हैं एपीब्लास्ट, यही बताने आया था, एपीब्लास्ट बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। और यही एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट फिर डिवाइड करते हैं बहुत तेजी से और डिवाइड करके विभाजन करके पूरी कोशिकाओं का एक लेयर, एक सतह बना देते हैं ऐसे। ऐसे बना देते हैं, क्लियर हुआ? दूसरी सतह बना देते हैं ऐसे। अगर आपको याद है तो जो मानव का शरीर है, मानव का शरीर त्रिकोणीय है, यस और नो? त्रिकोणीय। तो वैसे पहले सबसे बाहर ये वाला कोरक बनता है, जिसे ये जो है ये कहा जाता है बाह्य अधिचर्म। इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। ये बाह्य अधिचर्म को जन्म देगा। ये जो अंदर वाला है इसे बोलते हैं अंत अधिचर्म।
दोनों के बीच में यहां पे एक तीसरी लेयर बन जाती है बाद में, जिसे हम बोलते हैं मध्य अधचर्म। मेसोडर्म। यानी हुआ क्या कि पहले जो भ्रूण था, जो एम्ब्रायो था, वो खाना पानी ले रहा है, पोषण ले रहा है, और यही एम्ब्रायो अब डेवलप होना शुरू हुआ। मतलब मैं अभी एम्ब्रायो बोल रहा हूँ, सीधे सीधे मुझे बोलना चाहिए कि ये जो कोशिकाएं हैं, जो इनर सेल मास है, इनके अंदर विभाजन हुआ, और इनर सेल मास के अंदर विभाजन होके यहाँ पे ये अचानक से ये जो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन थी, इससे ये चली गई गैस्ट्रूला कंडीशन में। ये कंडीशन कहलाती है गैस्ट्रूला स्टेज। गैस्ट्रूला स्टेज। और गैस्ट्रूला स्टेज में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रूला स्टेज में ही शरीर के क्या बनते हैं, लेयर्स बनते हैं, अधिचर्म का फॉर्मेशन। इसके अंदर ही क्या होते हैं, अधिचर्म का विकास होता है, अधिचर्म का क्या होता है, निर्माण होता है, और यहां से 3 अधिचर्म बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, गैस्ट्रूला है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैस्ट्रूलेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रूलेशन। और गैस्ट्रूलेशन से इस प्रकार, और ये जब बन जाता है, त्रिकोर की संरचना बन जाती है, भ्रूण जो है 3 परतों का बन जाता है। तो अब आप लोग जो बायोलॉजी पढ़े हैं 11th के अंदर, तो आप लोगों ने बहुत जगह पे पढ़ा होगा कि ये अंग जो है ये एपिडर्मल ओरिजिन वाला होता है, ये मेरियोडर्मल ओरिजिन वाला होता है, ये एंडोडर्मल ओरिजिन वाला। तो इन विभिन्न अधिचर्मों से शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्से बनने शुरू हुए। क्या हुए, विभिन्न विभिन्न हिस्से बनने शुरू हुए। और ये जब यहाँ से जब अंतररोपण के पश्चात गैस्ट्रूलेशन होके त्रिकोर की संरचना बनना, ये कहलाता है आपका एक भ्रूण, है ना। ये क्या बन गया, अंतररोपण के पश्चात त्रिकोर की गैस्ट्रूला अंतररोपण के पश्चात त्रिकोर की गैस्ट्रूला भ्रूण का विकास, जो त्रिकोर की गैस्ट्रूला भ्रूण बना है, गैस्ट्रूला भ्रूण का विकास होता है। विभिन्न अधिचर्म सतहों से या विभिन्न अधिचर्म परतों से शरीर के विभिन्न भाग या अंग विकसित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं बच्चे, विकसित होने लगते हैं। शरीर के विभिन्न भाग इससे क्या होने लगे, विकसित होने लगते हैं। और लगभग 9 महीने यानी 270 से 280 दिन तक यह भ्रूण
मादा गर्भाशय में विकसित होता रहता है यह अवधि गर्भाधान की अवधि या अवधि गर्भाधान की अवधि कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी या गर्भाधान की अवधि कहलाती है। क्लियर? 9 महीने तक। यहीं पे गर्भाधान की अवधि में ही वो धीरे धीरे प्लेसेंटा से पोषण लेता रहता है और अपने अधिचर्मों से नए नए अंग बनाते रहता है, और इसके बाद वो 9 महीने के बाद एक परिपक्व भ्रूण के रूप में शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल आता है। भ्रूण 9 माह की गर्भावधि में पोषण प्राप्त करता रहता है तथा विकसित होता रहता है। जो 9 माह पश्चात एक परिपक्व भ्रूण के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? शरीर से बाहर आ जाता है।